स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, I welcome you all to the Study IQ Education platform. This is your Target 125 Plus series for UPSC CSE examination. एंड इस दिन हम इस सीरीज में जो भी उस दिन के करंट अफेयर्स होते हैं उनको स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के साथ लिंक करके पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज योर लेक्चर नंबर 65. बिफोर एवरी क्लास आई प्रोवाइड यू हैंडआउट्स लाइक दिस. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज GS_Gill UPSC. एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ID पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, दैट इज GS_Gill 07, राइट. उसके बाद इफ यू मूव अहेड, दिस इज योर प्लेलिस्ट, यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर द रिविजन पर्पस. And then we have brought our test series for you, right? This test series is basically starting from 2nd of December. Entire test series has been devised by keeping in mind what are the recent trends or the changes in the UPSC pattern, right? So this will have around 100 tests, 6500 plus MCQs, discussion classes, and especially dedicated classes for CSAT will be provided to you guys, seeing that it was a hurdle this year, right? So this test series is for 7,999. If you want to avail it at discounted prices of 3,999, you can use the code GS Live. ठीक है, सब कुछ कैपिटल में. चलिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. ये था जी आज के हिंदू में स्टडिंग सी आइस एमिड पेंगुइन्स एंड द सदर्न लाइट्स. तो सदर्न लाइट्स बेसिकली स्टैंड फॉर ऑरोराज, है ना. तो ऑरोराज हमने तीनों देख लिए थे. ऑरोरा पोरालिस क्या होता है, ऑरोरा बोरेलिस क्या होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस क्या होता है. तो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस वाले में ये सदर्न लाइट्स लाई करेंगे. ठीक है जी. पेंगुइन्स के बारे में एज सच पेंगुइन स्पेशली न्यूज में है नहीं. इतनी सी न्यूज से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर लेगा, इट इज नॉट. अगर कभी भी डिटेल में आए तो वी विल कवर इट. हमारे लिए इस न्यूज से इंपॉर्टेंट बनता है स्टडिंग द सी आइस, राइट. चलिए, सो इफ वी टॉक अबाउट द आइस, तो धरती के ऊपर जो अपनी आइस है ना, मैं इसको थोड़ा शार्प कर लेता हूं. ठीक है, तो दैट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज योर सी आइस एंड अदर इज योर लैंड आइस. लैंड आइस मतलब जैसे हिमालयस के ऊपर आपको ग्लेशियर्स वगैरह मिलते हैं, है ना. सो दैट इज कैटेगराइज्ड इन लैंड आइस. जैसे टाइटैनिक जिसके साथ क्रैश हुआ था वो है आपकी सी आइस. नाउ एक बेसिक फिनोमिना साइंस का याद रखिएगा कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक पानी का भरा हुआ गिलास है. उस गिलास के बीच में ऑलरेडी बर्फ पड़ी है, तो हमने उस गिलास का वाटर लेवल मेजर कर लिया. अभी जब वो बर्फ पूरी की पूरी पिघल जाएगी तब भी उस ग्लास का वाटर लेवल सेम रहेगा. सेकेंड सिचुएशन में आप एक ग्लास लीजिए पानी का, उसमें बर्फ बाहर से डालिए, लेकिन बर्फ डालने से पहले उस ग्लास का वाटर लेवल मेजर कर लीजिए. जब आप बर्फ को बाहर से डालोगे उसके अंदर, तो तब जब बर्फ पिघल जाएगी उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा. अंडरस्टूड. सो नाउ अगर अपनी धरती के ऊपर सी आइस मेल्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि भाई वाटर लेवल विल नॉट इंक्रीज. एंड अगर अपनी लैंड आइस अपनी मेल्ट हो जाती है, दिस मीन्स द वाटर लेवल विल इंक्रीज. ये फिनोमिना एक याद रखना आप. ठीक है, साइंस के लिए. सेकेंड एस्पेक्ट वी हैव टू टॉक अबाउट इन दिस इज कि भाई इसका ना साइंटिफिक फ्रेटर्निटी ने एक इफेक्ट सर्च आउट करा है अर्थ की रोटेशन के ऊपर, ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई जब पानी के लेवल्स बढ़ेंगे, ठीक है, नाउ व्हेन द वाटर लेवल्स विल इंक्रीज, अपने मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अर्थ अपनी रोटेशन को स्लो डाउन कर देगा. क्या फिनोमिना लगेगा, दिस एंड दैट नॉट इंपॉर्टेंट. सिर्फ एक चीज याद रखना, जैसे ही पानी का स्तर बढ़ेगा वाटर लेवल्स विल इंक्रीज, अर्थ विल स्लो डाउन इट्स रोटेशन. क्यों? टू कंजर्व द मोमेंटम. ठीक है, तो मान लीजिए अभी सी आइस जब मेल्ट होगा तो विल द अर्थ्स रोटेशन गेट स्लोड. आंसर इज नो. जब लैंड आइस मेल्ट होगा अर्थ का रोटेशन स्लो होगा. अर्थ विल, यस, आंसर इज करेक्ट. नाउ अगर अर्थ का रोटेशन स्लो होगा तो डे लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, डे लेंथ विल इंक्रीज. एक तीसरा जो सिलोजिज्म इस पे याद रख लेना कि भाई अगर डे लेंथ की बात करें तो लैंड आइस के मेल्ट होने से डे लेंथ विल इंक्रीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज याद रख लीजिएगा. एम आई क्लियर विद दिस? चलो, नेक्स्ट थिंग यू नीड टू नोटिस इज कि भाई हमारे पास अगर हम बात करें कि भाई दिस इज द अर्थ, है ना, ये अर्थ हो गया अपना, तो अर्थ के यहां पे व्हाट वी सी आर्कटिक. दीज आर द टू मेजर पोल्स जहां पे हमें सारी धरती के ऊपर आइस मिलती है. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एंटार्क्टिक. ठीक है. सो नाउ द थिंग विच यू पीपल नीड टू रिमेंबर कि भाई आर्कटिक ना अपना ओशन है,
ये सारे का सारा हिस्सा, इफ आई हैव टू मार्क, आर्कटिक इज अ ओशन, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय व्हाट, विच इज सराउंडेड बाय लैंड मास, ये सारा लैंड मास है। बट एंटार्क्टिक क्या है, एंटार्क्टिक इज अ लैंड मास, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय व्हाट, विच इज सराउंडेड बाय ओशंस। ये सारे का सारा यहां पे सदर्न ओशन है, जो 60 डिग्री के बियॉन्ड वाला पानी का जितना भी वाटर बॉडी हमने उसको सदर्न ओशन डिक्लेयर कर दिया था 2002 में, ठीक है। तो ये चीज भी याद रख लीजिएगा, 60 डिग्री के बियॉन्ड वाला। नाउ दिस इज द इक्वेटर, हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ द थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि भाई आर्कटिक ना क्या है, ओशन है। तो ओशन के ऊपर क्या है, कौन सी आइस होगी, सी आइस है। और आर्कटिक वाली जो आइस है ना वो बहुत पतली है। यहां से हम एक कॉन्सेप्ट ड्राइव करने जा रहे हैं जो फिर से इंपॉर्टेंट बन जाएगा इसी न्यूज में से, दैट इज योर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, दैट इज योर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो आर्कटिक इज अ मतलब ओशन है, ओशन के ऊपर बर्फ की परत है। नाउ दिस एंटार्क्टिक, ये लैंड मास है, लैंड के ऊपर भी बर्फ की परत है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि भाई जो अंटार्कटिक वाली बर्फ की परत है ना ये बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ी परत कहां पे है, एंटार्क्टिक के ऊपर। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई सिंस जो आपकी आर्कटिक वाली बर्फ की लेयर है वो पतली है ना, तो उसकी वजह से जो उसका मेल्टिंग रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, एंड इसकी वजह से एक साइकिल चलता है यहां पे, देयर इज अ साइकिल। नाउ व्हाट इज दैट साइकिल, होता क्या है कि भाई आपको पता है आर्कटिक के ऊपर थिन शीट ऑफ आइस है एंड नीचे सारी देयर इज वाटर बॉडी, and this water body is dark in color, so what happens is कि भाई जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये थिन लेयर ऑफ जो आइस है आर्कटिक के ऊपर वो क्या होती है, वो मेल्ट डाउन हो जाती है। जैसे ही वो मेल्ट होती है तो नीचे से क्या एक्सपोज हो जाता है, डार्कर ओशन। नाउ डार्कर विल बी द कलर, उतना ज्यादा वो सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ज्यादा ये वाटर बॉडी गर्म होगी, जितनी और गर्म होगी उतनी ज्यादा आइस क्या होगी, और मेल्ट होगी। Understand? So this phenomena is called as Arctic amplification. Arctic amplification says that if by climate change world over temperature increases by 1 degree Celsius, तो वो Arctic में कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि थिन आइस विल मेल्ट, नीचे से डार्क ओशन एक्सपोज, जितना बॉडी का कलर डार्क उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और ऊपर वाली आइस की लेयर वो मेल्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड, ये चीज याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हमें यही था हमना जो व्हाट वी वर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इन दिस आर्टिकल। उसके बाद दिस आर्टिकल ऑल्सो टेल्स वन थिंग कि भाई हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि भाई एंटार्क्टिक को हम पढ़ें, वाई वी शुड स्टडी एंटार्क्टिक। नाउ इफ यू नो दैट कि भाई जितनी भी ज्योग्राफिकल थ्योरीज या फिनोमिनाज हैं उसमें ये बोला गया कि भाई पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे ये सारे एक ही साथ थे, है ना, एंड द लैंड पार्ट वाज कॉल्ड एज व्हाट, लैंड पार्ट वाज कॉल्ड एज पेंजिया, एंड ओशन को बोला जाता था पेंथालासा। फिर जब लैंड वाले पोर्शन का पहला सेपरेशन हुआ तो वो दो हिस्सों में हुआ, अपर वन वाज कॉल्ड एज लॉरेशिया एंड लोअर वन वाज कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड। और जो अपना एंटार्क्टिका है एंड जो अपना इंडियन प्लेट है, ये दोनों की दोनों गोंडवाना लैंड से निकली हैं, है ना। तो जितने भी इनमें मिनरल्स एक्सेट्रा दीज एंड दैट, इनके ओरिजिन की सिमिलैरिटीज वो दोनों सिमिलर हैं। एंड एंटार्क्टिक इज प्रिजर्व्ड रीजन, बर्फ की वजह से वहां पे बहुत सारे प्रिजर्वेशन मतलब फॉसिल्स वगैरह सब कुछ प्रिजर्व्ड है। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज इंटरेस्टेड फॉर रिसर्च इनटू एंटार्क्टिक, ठीक है। इसीलिए हमने एंटार्क्टिक के ऊपर अपने जो रिसर्च स्टेशन हैं वो भी खोले हैं। तो इसको हाउ विल यू रिमेंबर, वी हैव बेसिकली ये आर्कटिक है, ठीक है, एंड दिस इज योर एंटार्क्टिक। तो यहां पे लिख लो वी हैव 3, वी हैव दक्षिण गंगोत्री, second we have Maitri, and the third we have is Bharti. So these are the 3 research stations which India has established in Antarctic. हमने आर्कटिक के ऊपर भी करा है, आर्कटिक के ऊपर we have 2, we have one is Himalayas, Himadri, and other stands for Ind-Arc. अभी हाउ विल यू रिमेंबर दोस, ऊपर वाले याद रख लेना, बाकी 3 तो हमें पता ही है फिर एंटार्क्टिक के होंगे। नाउ लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया, लेट्स से दिस इज इंडिया, यहां पे किस चीज का बेल्ट है सारे का सारा, हिमालयस का, एंड हिमालयस किस शेप में है, आर्क की शेप में।
सो हिम यहां से उठा लेना, आर्क यहां से उठा लेना, हिमालयाज आर इन द आर्क फॉर्म, तो हिमाद्री एंड इंड आर्क आर द टू स्टेशंस इन आर्कटिक सर्कल। ठीक है जी, ये चीज याद रखना। एंड लास्ट थिंग जो हमने इस न्यूज में से एक्सट्रैक्ट करनी है, दैट इज योर आर्कटिक काउंसिल। दैट इज योर आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल बेसिकली इसी चीज के लिए, जैसे हम नीचे रिसर्च की बात कर रहे थे उसके वी हैव पर्टिकुलर रीजंस फॉर दैट, है ना। लेकिन आर्कटिक इज अ रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल्स, फ्यूल्स, दिस एंड दैट, है ना। एंड आपको पता है ये बात कि मैंने वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस कि आज अगर दिल्ली में फ्लड आता है और हम सब लोग फ्रेश वाटर के नीचे दबते हैं तो हमारा क्या बनेगा, वी विल बी फॉर्म्ड इन द कोल। और अगर दिल्ली में फ्लड आता है और हम सॉल्टी वाटर के नीचे दबते हैं आज, तो हमारा क्या बनेगा, क्रूड ऑयल। तो वो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वाले रिसोर्सेज, दैट इज रिच, आर्कटिक इज रिच इन दैट, राइट। तो नाउ अंडरस्टैंड, आर्कटिक काउंसिल 1996 में बनाया गया था, है ना। इट वॉज फॉर्म्ड, सेकेंड चीज लिख लो, इट वॉज फॉर्म्ड वाया ओटावा डिक्लेरेशन, ओटावा डिक्लेरेशन। नाउ देयर वर अराउंड 5 और 6 कंट्रीज, उनके नाम याद रख लेना। सो वी हैव हियर, एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लो जल्दी से, आपको याद रह जाएंगी कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हियर वी हैव आइसलैंड विच इज बेसिकली इट इज ऑफ डेनमार्क, एंड यहाँ पे वी हैव यूके, देन अपना सारे का सारा ये यूरोपियन बेल्ट आ गई, दिस इज अफ्रीका। ठीक है, ये इधर से वी हैव साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया वाला रीजन, ऐसे मान लेना। ठीक है, सो फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वी हैव 2 कंट्रीज, फर्स्ट इज योर कनाडा एंड वी हैव यूएस। ठीक है, देन वी हैव टू गो टू अनदर कंट्री, वो है अपना डेनमार्क। वी हैव डेनमार्क, डेनमार्क के बाद वी हैव आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, एंड लास्टली वी हैव रशिया। ठीक है, तो हाउ टू रिमेंबर, अपना दिमाग में वो छपा लो। उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर स्टार्टिंग विद द नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, यूएस है, उसके बाद अटलांटिक में आएंगे, वो ट्रायंगल वाला हमें दिखता है, डेनमार्क एंड आइसलैंड आर द 2 कंट्रीज। फिर नॉर्डिक कंट्रीज आ जाएंगी, 3 है, एनएसएफ, गेम खेलते थे ना एनएफएस, नीड फॉर स्पीड वाली, तो एनएफएस याद रख लेना, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, एंड लास्टली वी हैव रशिया। तो कुछ इस तरह से आप लोग याद रख लेना। अगर यूपीएससी लास्टली इनमें ये कंफ्यूज कर सकता है कि भाई इंडिया का क्या स्टेटस है, तो इंडिया इज ऑल्सो अ ऑब्जर्वर मेंबर। ठीक है, मेंबर नहीं है बट इट इज अ ऑब्जर्वर मेंबर। एंड लास्टली चाइना वॉज देयर, और चाइना वॉज ऑल्सो देयर इन न्यूज बिकॉज ऑफ आर्कटिक काउंसिल, बिकॉज चाइना ये बोलना चाह रहा है कि भाई एज एंड व्हेन दिस आर्कटिक काउंसिल जो इसका मेल्ट डाउन हो रहा है, तो मेल्ट डाउन होने की वजह से क्या हो रहा है कि भाई इसके रास्ते खुल रहे हैं। नाउ द कंट्रीज कैन गो ओवर देयर एंड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। तो चाइना इसको वर्ल्ड बेसिकली 2 थ्योरीज हैं, रास नलिस एंड रास कॉम्युनिस, ये भी याद रखना। तो रास कॉम्युनिस की थ्योरी बोलती है कि भाई ये आर्कटिक सबकी प्रॉपर्टी है ना, एनीवन कैन गो ओवर देयर एंड एक्सप्लॉइट। चाइना बोलता है कि भाई नहीं, इट इज रास नलिस, इट इज नो वन्स प्रॉपर्टी, वन हु विल गो देयर विल कैप्चर इट। तो ये भी इस वजह से चाइना भी न्यूज में था, लेकिन चाइना इज ऑल्सो अ, याद रखना, ऑब्जर्वर स्टेटस है चाइना के पास। क्लियर विद एवरीथिंग। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना आर्कटिक काउंसिल में एक आर्कटिक सर्कल में बेसिकली आपकी सी भी आती है, उसका भी नाम याद रख लेना, मैं यहीं पे नोट करा देता हूं। बियोफोर्ट, कारा, चकची और चुकची। वी हैव बैरेंट्स, कोई रह तो नहीं गई, एंड बेरिंग्स, नहीं बेरिंग्स वैसे इज नॉट इंक्लूडेड, 4 लिख लो, बहुत है। बियोफोर्ट, कारा, चकची एंड बैरेंट्स, सबसे बड़ी इज और बैरेंट्स, दिस इज द लार्जेस्ट। बियोफोर्ट, कारा, चकची एंड बैरेंट्स, दिस इज ऑल इन द आर्कटिक सर्कल। चलिए जी अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। सो ये था कि भाई इनकॉयस है अपना एक, है ना, तो इनकॉयस ने SAM को स्टडी करा। SAM बेसिकली यूपीएससी इतना डिटेल में नहीं जाएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट हो जाता है। बाय चांस इसमें से यूपीएससी ने क्वेश्चन फंसा लिया तो वी शुड बी रेडी विद द एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट सैम बेसिकली देखो यहीं पे वील अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ये फिनोमिना ना कुछ यहां पे ऑपरेट कर रहा है यार, 30 डिग्री नहीं, बेसिकली जो इस आर्टिकल ने कोट करा है वो 40 डिग्री कोट करा है, 40 डिग्री साउथ। ठीक है, तो 40 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री और 65 डिग्री टू बी वेरी प्रिसाइज, यहां तक ये फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है, सो बेसिकली ये फिनोमिना
जो आर्टिकल बताता है कि भाई एक नया फिनोमिना मिला है जिसकी वजह से इंडियन ओशन में जितने भी क्लाइमेटिक फिनोमिनाज हैं, है ना, वो इंपैक्ट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग इंपैक्टेड। ठीक है, तो किसी ने पूछा जी कि भाई रीजन क्या है, क्यों इंडियन ओशन वाले फिनोमिनाज इंपैक्ट हो रहे हैं? तो सिंपल सा एक रीजन है, SAM, बेसिकली वही, उसका मतलब भी यही है कि भाई जो 40 डिग्री साउथ से लेके 65 या 60 डिग्री साउथ तक जितनी भी अपनी वेस्टर्लीज चलती हैं, विंड्स का नाम कहां से रखा जाता है? फ्रॉम द डायरेक्शन दे आर कमिंग, सो दीज आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम करेंगे, देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये कहां से आ रही है? वेस्ट से, दीज आर वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज क्या करती हैं, 10 से लेके 100 ईयर्स के गैप में अपनी जो पोजीशन है वो नॉर्थ साउथ शिफ्ट करती रहती है। मतलब ये वाली वेस्टर्लीज कभी यहां से शुरू होकर यहां तक आ जाएंगी, कभी फिर ये यहां से शुरू होकर यहां तक आ जाएंगी। सो दिस अप एंड डाउन मूवमेंट इन द नॉर्थ एंड साउथवर्ड्स डायरेक्शन बाय द वेस्टर्लीज इन 40 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ एरिया इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ SAM। ठीक है जी, उसके बाद इनको याद रखना, इसी चीज को एंटार्क्टिक ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है? अप एंड डाउन मूवमेंट, तो इसी चीज को एंटार्क्टिक ऑसिलेशन भी बोला जाता है। ये भी एक टर्म इसके लिए याद रख लेना, दिस बोथ आर द सिमिलर फिनोमिनास। क्लियर जी, याद रखना। तो ये सी कंडीशंस और क्लाइमेटिक फिनोमिनास को इंडियन ओशन वाले रीजन में इंपैक्ट करती हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो अग्नि इनिशिएटिव आया है। बेसिकली अग्नि इनिशिएटिव इज फॉर दिस आयुर्वेदा, तो इसको भी देखते हैं। बेसिकली सिंपल सा फिनोमिना है, कुछ हार्ड फास्ट नहीं है इसमें। अग्नि इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, तो इट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, जी फॉर ज्ञान, निपुण्य, निपुण होता है ना, निपुण्य इनिशिएटिव। ठीक है, दूसरी चीज यूपीएससी इसमें दो चीजें एक्सप्लोर कर सकता है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखें कि भाई एक तो किसका ये इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव किस चीज के लिए है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई किसका इनिशिएटिव है, सो इट इज फॉर CCRAS का इनिशिएटिव है। सो CCRAS इज अ बॉडी, बेसिकली ऑटोनॉमस बॉडी है जो रिसर्च, डेवलपमेंट, R&D सबका काम करते हैं। इस बॉडी के बारे में भी देखते हैं। अभी पहले हम समझते हैं कि भाई इस अग्नि इनिशिएटिव को लाने का काम क्या है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि भाई हम ना जितने भी अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुर्वेदा वाले जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको बोला गया कि भाई अगर आपके पास ऐसी कोई इनोवेटिव फॉर्मूला है, चाहे फिर वो सिंगल ड्रग डोज में हो, चाहे फिर वो कॉम्बिनेशन हो ड्रग्स का, है ना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई जो जड़ी बूटियों से आयुर्वेदा में ठीक करा जाता है, इफ यू आर सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया और आप आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर हो, आपको पता है कि भाई इन दो जड़ी बूटियों के मिक्सचर से दिस कैन बी ट्रीटेड, तो आप क्या करो, उसको हम एक कॉमन डेटाबेस बनाते हैं, उसके ऊपर आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो हमारी नॉलेज है एक डेटाबेस बना के वी कैन शेयर टू द रिसर्चर्स ऑल्सो, जो नॉलेज है आयुर्वेदा के क्षेत्र में हम उसको एक्सपैंड कर सके। यही आपका CCRAS का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। उसके बाद अगर आप CCRAS की बात करो, सो बेसिकली इसकी मिनिस्ट्री याद रखना, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर है। बेसिकली आयुष को 2000 पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली के अंदर रखा गया था, फिर इसको एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी बना दिया गया था 2003-4 में। फिर जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, इसका जो फर्स्ट अवतार था दैट इज ऑन 2014 वाला एरा, है ना, तो 2014 में इसको मिनिस्ट्री बना दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस सिद्धा एंड सोवा रिगपा, है ना, हमने करा था। चलिए जी, अच्छा जल्दी से एक बार कमेंट्स में मेंशन करके बताना कि भाई जो हमने वो करी थी सिद्धा एंड दिस, वो किस कहाँ की वो है अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है जी, चलिए जी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें रह गई, जो इनकी ये दवाइयां ना, अगर यूपीएससी यहां पे एक टर्म दे दे थेराप्यूटिक रेजीम्स, थेराप्यूटिक रेजीम्स, तो ये थेराप्यूटिक रेजीम्स किसको रेफर कर रहा है, वो एक सिंगल दवाई या मतलब कॉम्बिनेशंस में ड्रग्स का कोई दवाई बना के देंगे, दैट इज कॉल्ड एज थेराप्यूटिक रेजीम, मतलब इनकी दवाइयां। ठीक है, सिंपल भाषा में। चलिए उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। ये है जी एम, जो अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग के अंडर आता है।
तो उसने ना अपना ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसके लिए एक इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसका नाम रखा गया है राइज इनिशिएटिव। ठीक है, तो इस न्यूज से हमारे लिए देखने लायक बात यह बनेगी कि भाई एक तो सबसे पहले राइज है क्या, ठीक है, उसके बाद ये अटल इनोवेशन मिशन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप फिर भी अभी भी कंफ्यूज हो कि सर इनको कैसे एड्रेस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, यूपीएससी ने क्या पूछा था, अटल इनोवेशन मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हाट, इतना ही पूछता है वो सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, तो ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। क्लियर है जी बात। चलो अटल, इसकी अगर बात करें हम तो राइज मिशन, बेसिकली यू शुड नो द फुल फॉर्म, इट स्टैंड्स फॉर रैपिड innovation and startup ecosystem rapid innovation and startup ecosystem किसके लिए हो रहा है जी? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो दोनों की सर्कुलर इकोनॉमी है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि भाई सर्कुलर इकोनॉमी में लोग ना प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं, दे डिजाइन द प्रोडक्ट्स, बट उनका डिजाइन ऐसा होता है कि भाई वो प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन यूज करे जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट विद वन प्रोडक्ट वी कैन मैक्सिमाइज द यूजेज ऑफ इट। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट से हम उनकी जो यूजेज है उसको मैक्सिमाइज कर दें, दिस इज कॉल्ड एज योर सर्कुलर इकोनॉमी, मींस यूज अगेन एंड अगेन, ताकि वो बोला जाता है ना इंटरजेनरेशनल इक्विटी, है ना। तो इंटरजेनरेशनल इक्विटी मतलब कि भाई जो रिसोर्सेज हैं हम उनको अभी वालों को सस्टेनेबली यूज करें, so that we can also use and our coming future generations they can also use. So one of the objective to achieve that intergenerational equity would be circular economy. तो इसको वहां से भी रिलेट कर लेना। ठीक है, तो ये इसका मकसद है जी। बेसिकली इसमें फिर कर क्या रहे हैं, ये मकसद अचीव कैसे करा रहे हैं? तो बेसिकली गवर्नमेंट्स आर गिविंग अराउंड 40 lakhs ऑफ नॉन इक्विटी ग्रांट, ऑफ नॉन इक्विटी ग्रांट मतलब गवर्नमेंट विल बी सपोर्टिंग देम विद 40 लाख रुपीज। लेकिन ये नहीं है कि भाई 40 लाख देके उन्हें बोलेंगे कि भाई मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो हमने आपको 40 लाख रुपया दिया तो अब 40% जो हिस्सेदार इसके हैं वो हम हैं, ऐसा नहीं है। ग्रांट मिलेगी 40 लाख, इट विल बी नॉन इक्विटी ग्रांट। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्टली इसमें आपको थीम्स याद रखनी है कि भाई किन किन थीम्स के ऊपर इन स्टार्टअप्स वगैरह को प्रोत्साहित करा जा रहा है। सबसे पहले है जी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, है ना। इफ यू रिमेंबर हमने वो टेक्निक्स करी थी ना सारी, मल्चिंग दिस एंड दैट वाली, है ना, एरोपोनिक्स दिस, तो वो सब स्मार्ट क्लाइमेट या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में आ जाएंगी। उनके बारे में जितने भी स्टार्टअप्स होंगे, इफ यू रिमेंबर हमने एक आधी पूरी क्लास डेडिकेट करी थी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आई विल पोस्ट इन द टेलीग्राम कौन सी वो क्लास है, आप देख लेना एक बार। जैसे हमने जीरो टिलेज करा था, है ना, नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, ZBNF में और नेचुरल फार्मिंग में क्या फर्क है, सो ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। चलिए जी, सेकंड स्टार्टअप्स वो जो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वंस विच आर इन्वेस्टिंग इन द क्लीन एनर्जी। थर्ड सर्कुलर इकोनॉमी प्लस वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये वेस्ट मैनेजमेंट भी आजकल बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। व्हाट डेवलप्ड कंट्रीज हैव ऑप्टेड फॉर इज कि भाई ये ना ओशंस में डंप करने लगे हैं, है ना, एंड ओशंस की वजह से बेसिकली इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियानिक करंट्स, है ना, तो वर्ल्ड ओवर चलते रहते हैं। ओशियानिक करंट्स की वजह से ही आपको पैसिफिक ओशन में एक फिनोमिना देखने को मिलेगा, दैट इज ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, है ना, दैट वाज आल्सो इन न्यूज। इसके बारे में भी अगर एक चीज याद रखिएगा, इफ यूपीएससी आस्क कि भाई ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज विजिबल फ्रॉम द स्पेस, नहीं, माइक्रोप्लास्टिक है उसमें, वो स्पेस से नहीं दिखेगा। ठीक है, याद रखना, बहुत बड़ा है वैसे, इट इज ह्यूज, ह्यूज इन नेचर, कंट्रीज से भी बड़ा है। ठीक है, बट इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द स्पेस क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक है। लास्ट थिंग इसमें याद रखना, क्लाइमेट स्मार्ट मोबिलिटी, ई व्हीकल्स, क्लाइमेट स्मार्ट मोबिलिटी। ठीक है, तो अपने मेंस में भी ट्राई करना रादर देन, मतलब जहां पे आप कोई ई व्हीकल्स पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो ई व्हीकल्स की जगह पे जनरल चीज यूज करके आना, क्लाइमेट स्मार्ट मोबिलिटी शुड बी देयर। ठीक है, टू रिड्यूस द पोल्यूशन दिस एंड दैट, वैसी टर्मिनोलॉजीज विल हेल्प यू आउट। चलिए जी, दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूज। अगली पे बढ़ते हैं, आज बहुत कम था, आज नहीं देना, आई सोच्ड ऑन पीआईबी, तो पीआईबी से जो भी इंपॉर्टेंट लगा इज ऑलरेडी डाउन।
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है। तो बस बेसिकली इसमें ऑस्ट्रिया है या ऑस्ट्रेलिया है, इतना ही देखना बनता है, बेसिकली आप बाकी गेस कर लोगे। सो इट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बारे में इफ आई हैव टू टेल यू तो 2-3 चीजें याद रख लेना। नेचर सबसे पहले तो जस्ट अ मिनट, ऑस्ट्रा हिंद, सबसे पहले तो इसका नेचर याद रख लीजिएगा कि भाई ऑस्ट्रा हिंद अगर एक्सरसाइज है तो ये है कैसी एक्सरसाइज, तो इट इज अ मिलिटरी एक्सरसाइज। विच काइंड ऑफ एक्सरसाइज? इट इज अ मिलिटरी एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरी चीज यूपीएससी बोल रहा है कि भाई फर्स्ट एडिशन था, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एडिशन इसका पिछले साल था, दैट इज 2022 में, ठीक है। ये वाला इसका सेकेंड एडिशन है, दिस इज सेकेंड एडिशन ऑस्ट्रा हिंद 23। नाउ 2022 वाली जो आपकी एक्सरसाइज थी ये राजस्थान में हुई थी, ठीक है। एंड ये वाली ऑस्ट्रेलिया के पेरू में हो रही है, ठीक है। 6 दिसंबर के अराउंड हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के पेरू में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? दिस यू हैव टू मेंशन। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, कनाडा का कैपिटल, न्यूजीलैंड का कैपिटल। आई बेट मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी अमेज्ड कि भाई अच्छा ये वाला था, हमें तो ये लगता था, ठीक है। तीनों के कैपिटल्स, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज फेमस है इंडियंस के जाने के लिए बाहर। चलिए जी अगली न्यूज पे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज। ये था जी एनटीसीए रेकमेंड्स डिक्लेयरिंग नुगु एज अ कोर क्रिटिकल एरिया ऑफ बांदीपुर, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो। सबसे पहले तो नुगु, अच्छा जी, हमने ऑलरेडी सारे भारत के टाइगर रिजर्व्स रट लिए हैं। नाउ नुगु के बारे में आपको ये याद बात रखनी है कि भाई हमने एक टाइगर रिजर्व करा था जिसका नाम था बांदीपुर। बांदीपुर, दो थे बांध जैसे, एक था बांधवगढ़ जिसका हमने सिनोनिम निमोनिक करा था कि भाई वो बांध पे जाके पान खाते हैं, कौन? संजय एंड कहना, है ना। तो बांधवगढ़ इज इन एमपी। बांदीपुर जब क्या था कि भाई तब सारे का सारा नगर बंद हो गया था। नगर मींस नागरहोल, बांदी, दीज आर देन टाइगर रिजर्व्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बिल्कुल नॉर्थ में, बिल्कुल साथ लगती है इनकी बाउंड्री, देयर इज दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड एज नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कॉल्ड एज नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बेसिकली हमने 1972 के अंदर अपना WPA एक्ट आया था और उसके 2 साल बाद ही 1974 में इसको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया था इसी एक्ट के अंदर, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो अभी हम बोल क्या रहे हैं जी? इफ यू नो, यूपीएससी ने पिछले साल जब हमने टाइगर रिजर्व्स करे थे तो हमने 4 फैक्ट्स करे थे उनके बारे में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व विच वाज बोर। उसके बाद हमने करा था कि भाई सबसे अपना व्हाट वी कॉल सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसका है ना। तो वो किसका था? नागार्जुन श्रीशैलम का। तो वो जो एलिमेंट था बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, वो हम नुगु में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली नुगु को रिकमेंड करा गया, दैट्स व्हाई नुगु वाज इन न्यूज़ कि भाई नुगु को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित कर दिया जाए, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। तो अभी आपका होमवर्क एक तीसरा भी लिख लो, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्रिटिकल वाला जो एरिया है वो सबसे बड़ा किसका है, सबसे छोटा किसका है, क्लियर। उसके बाद अगर नुगु की अपनी बात करें तो नुगु बेसिकली जो इसका नाम है वो एक रिवर से पड़ा है, ठीक है। उस रिवर का नाम भी नुगु ही है एंड उसी रिवर के रेजर्वायर के आसपास, रेजर्वायर मान लीजिए ये है, तो इसके आसपास देयर इज दिस नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एंड अगर यूपीएससी जैसे 2019 जैसे क्वेश्चन पूछे, 4-5 प्रोटेक्टेड एरियाज दे देगा, बोलेगा किन बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं ये, तो नुगु एंड बांदीपुर दोनों याद रखना, दे आर इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दे आर इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स भी सारे के सारे रट लिए हैं, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 स्टेट्स, केरला, बाकी दो आप बताओगे, कर्नाटका, तीसरी बता दो, चलो मैं बता, तमिलनाडु, ठीक है। सो इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3। आपका होमवर्क ये अपना, यू हैव टू टेल मी सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू टेल मी। चलो उसके बाद जी अगली न्यूज की बात करें, व्हाट न्यूज खत्म हो गया क्या? नहीं यार, एक बची एक आधी। हाँ, देयर वाज दिस फिश इन न्यूज टुडे,
सॉरी आई डिडंट पुट द क्लिप ऑफ दैट। एक फिश थी न्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज भी। उस फिश का नाम है गैम्बूजिया। ठीक है, तो आज आए भाई गंबूजिया रिसेंटली न्यूज इज व्हाट, तो ये ना मछली है एक। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में न्यूज ये थी कि एनजीओज प्लस गवर्नमेंट्स ऑफ 3 स्टेट्स, वो हैं आपकी आंध्रा, सेकंड वी हैव इज ओडिशा एंड थर्ड वी हैव इज पंजाब। इन तीनों की गवर्नमेंट्स ने साथ में आके अपनी अपनी जो स्टेट की टेरिटरी है उसमें जितनी भी लोकल बॉडीज हैं उनमें ये मछलियां छोड़ दी हैं। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन उठता है जी क्यों छोड़ी हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो द रीजन कि भाई ये मछली ना, जो मच्छर अपना मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया हमने डिटेल में पढ़ लिया था, विच मस्किटो कॉजेज मलेरिया, दिस यू हैव टू रिमेंबर, सॉरी दिस यू हैव टू कमेंट। हमने ये बात करी थी मलेरिया कहां पे होता है, रूरल एरियाज में। कहां पे मच्छर वो पलता है, फ्रेश वाटर बॉडीज में। कैसे याद रखोगे, रात के टाइम पे कहां को सोते हो, यू स्लीप इन द ओपन इन द विलेज, तो ये रात के टाइम काटता है। ठीक है, इट वॉज अपोजिट टू द डेंगी वन। तो अभी इस मच्छर का नाम क्या था वो बताओ। तो ये मलेरिया कॉजिंग मस्किटो का जो लार्वा होता है ना, लार्वे मतलब उनके छोटे बच्चे, उनको खा जाता है ये। ठीक है, दिस फिश का वो डाइट है। नेक्स्ट थिंग इसके बारे में याद रखना है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्किटो फिश, तो वही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मस्किटो फिश। ठीक है, इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि भाई इट इज अ बायोलॉजिकल एजेंट, इट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल एजेंट टू कंट्रोल द मॉस्किटो लार्वे। ठीक है, तो इट इज अ बायोलॉजिकल एजेंट ऑल्सो विच कंट्रोल्स दिस। तो इसके बारे में एक ये चीज याद रख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट थिंग जो यूपीएससी पूछ लेगा कि भाई आप इसका आपके भारत के साथ रिलेशन क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए। सो यू शुड रिमेंबर कि भाई अपने भारत के साथ ऐसा जिसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप देखो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना आपका, यहां पे ऊपर वाला कनाडा, यहां पे सारी आपकी लेक्स वगैरह आ गई। तो यूएसए का जो साउथ ईस्ट पोर्शन है ना, तो वहां का ये मछली नेटिव है, वहां की ये नेटिव है, भारत में ये लाई गई थी। अगला क्वेश्चन बनता है कब लाई गई थी, रिसेंटली लाई गई थी नहीं, कब से लाई गई है। एंड कब से व्हेन आई मीन, इट मींस 1928, 1928 में पहली बार ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ मलेरिया। याद रखना, अंडर द स्कीम नोन एज अर्बन मलेरिया स्कीम, अंडर द स्कीम कॉल्ड एज अर्बन मलेरिया स्कीम। ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद क्या ये मछली का सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नहीं। इफ यू कंसिडर दिस फिश, तो IUCN की जो 100 स्पीशीज हैं उनमें से टॉप 100 इन्वेजिव स्पीशीज में ये गैम्बूजिया आता है। टॉप 100 इन्वेजिव स्पीशीज, ठीक है, वर्स्ट 100 जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है ना, उसमें ये आता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एंड इसका कैपेसिटी याद रखना, हर रोज का ये जो मॉस्किटो का लार्वा है 100 से 300 लार्वा खा जाती है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस फिश। ठीक है जी, आई गेस वी आर डन विद एवरीथिंग। अच्छा, वो हमने CCRAS करा था ना कि अपना ये रिसर्च इन आयुर्वेदा वाला ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, उसके हेडक्वार्टर्स नोट कर लेना, दे आर इन दिल्ली। ठीक है, वो रह गया था। और रेस्ट वी आर डन विद एवरीथिंग। ठीक है जी, देन डन सर। चलिए आज इतना ही था। सी यू गाइस, कीप रिवाइजिंग, कीप वर्किंग हार्ड। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।